अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल असीरे जां की एपिसोड 33 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। अंगूठी पहनाने के बाद जैद नम आंखों से उसके गले से लगा था कि हानम की आंखें भी नम हुई। सबने आसूदा मुस्कुराहट के साथ इन दोनों को देखा था। यारम, मैं चाहता हूँ कि ठीक 2 दिन बाद जुमा को ही हानम और मेरा निकाह हो जाए, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे। जब जावियार ने सबके बीच बैठे संजीदा लहजे में कहा तो हानम ने चेहरा मोड़ते हैरत से उसे देखा। दिल की धड़कनें भी सुस्त हुई थीं, जबकि बाकी सबके चेहरे भी हैरान कुन तासरात थे। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? हम आराम से भी कर सकते हैं, इस जुम्मा के बजाय अगले जुम्मा। यारम ने अपनी रोबदार शख्सियत के साथ संजीदगी से कहा तो हानम को भी थोड़ा आसरा हुआ। उसने गहरा सांस भरा। नहीं, अगले जुम्मा क्यों? 1 हफ्ता बढ़ाना बेकार है। मैं चाहता हूँ इसी जुमे को हो जाए। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ। जावियार ने अभी भी संजीदगी से कहा। हाँ बेटा। यारम, जावियार ठीक कह रहा है। इंशाल्लाह तुम परेशान नहीं हो, सारी तैयारियां हो जाएंगी, मुजाहिद साहब ने जावियार के साथ देते कहा। तो यारम ने पुरसोच लहजे में सोचते सर असबात में हिलाया। ठीक है, फिर एक दिन पहले मेहंदी की रस्म करते, जुमा को निकाह रख लेते हैं और फिर उसी दिन रुखसती। यारम ने जैसे अपना फैसला सुनाया था कि सब खुशी से निहाल हुए। सना बेगम ने मुस्कुराते उठकर जावियार और हानम का माथा चूमा और उनको ढेर सारी दुआओं से नवाजा, जबकि बाकी सबके चेहरों पर भी खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। हानम तो सख्ते की हालत में बैठी थी, मतलब 3 दिन बाद वो इस जलाद के चुंगल में होगी। उसने चेहरा मोड़ते जावियार को देखा, जो उसी को देख रहा था। दोनों की आंखें चार हुईं तो जावियार लब दबाते हानम की गैर होती हालत देखकर मुस्कुराया। मिस्टर सिकंदर, आपने तो सीधा चौका मार दिया, अर्शिया ने इन दोनों के मुंह में मिठाई डालते कहा। तो अलमीर भी उनके करीब आया। और मैडम, आपने जो छक्का मारा है उसके बारे में क्या कहेंगी? अलमीर की बात पर अर्शिया ने अपने लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी और कंधे उचकाए। अर्शिया राना को आदत है ऐसे छक्के मारने की। वो अपने कंधे से बालों को एक अदा से झटकते बोली। तो अलमीर ने दाद में अबरू चुकाई। अर्शिया, यारम, सुल्तान, जितना जल्दी हो सके याद कर लो। वो सब अपने मजाक मस्ती में लगे थे जब उनके पीछे से यारम की आवाज आई। अर्शिया ने आंखें मीच कर खोली और पलटकर उसे देखा, जो अपनी नीली पुर इसरार आंखों से उसे ही देख रहा था। आज उसकी आंखों की चमक अर्शिया को कोई और ही कहानी सुना रही थी। कोई बड़ा पॉजिटिव हो रहा है, अलमीर ने यारम पर तंज करते संजीदा तासरात के साथ कहा। तो यारम ने आंखें घुमाई, जबकि अर्शिया भी मुस्कुराहट दबाती पलटकर हानम के साथ बातों में मगन हुई। ज्यादा तंज के तीर चलाने की जरूरत नहीं है। हमने इतनी कॉल्स की, तुमने हमारा फोन नहीं उठाया और अब तुम हमें ही आंखें दिखा रहे हो। यारम ने संजीदा लहजे में उसे झाड़ पिलाई तो वो अपनी बात आते देख जरा गड़बड़ाया। बस बस, तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन इस बात को बदल नहीं सकती कि तुमने मेरे बगैर शादी कर ली है, अलमीर ने फिर संजीदा होते कहा। तो यारम ने अबरू उठाई। पहली बात, यारम सुल्तान किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, और दूसरी बात, तुम ना तो मौलवी हो और ना लड़की जिसके बगैर मैं शादी ना कर सकूं। यारम ने आंखें घुमाते सर झटकते हुए कहा। तो अलमीर ने उसके खुदगर्जी पर मुठ्ठियां भींची। साले, मैं तेरा दोस्त हूँ बचपन का, और तू मेरे लिए 2 दिन निकाह नहीं रोक सकता था, अलमीर ने अब की बार भड़कते दबी दबी आवाज में गुर्राकर कहा। तो यारम ने इधर उधर देखा जहां सब अपने अपने में लगे थे, और फिर उसे देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बिहेव, हम घर में हैं, फैमिली के बीच, यारम ने उसे एक अबरू उठाते वार्न करते कहा, जबकि उसके जलते अंदाज पर यारम ने अपनी मुस्कुराहट भी दबाई थी। भाड़ में गए सब, तू देखना, मैं भी तुम दोनों के साथ यही करूंगा। तुम दोनों मिसने हो। एक मुझसे छुपकर इश्क लड़ा रहा था और दूसरा मुझसे छुपके निकाह करके बैठा है, अलमीर ने सुर्ख चेहरे से कहा। तो यारम अब की बार अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। हाँ हाँ, हंस लो जितना हंसना है, मेरा भी दिन आएगा, अलमीर ने सर झटकते संजीदा लहजे में कहा। तो यारम ने जबरदस्ती उसे गले से लगाया, जो उसे दूर झटक रहा था, लेकिन यारम ने फिर भी जबरदस्ती खुद से जोड़ लिया था। फिक्र नहीं कर,
तेरी शादी तो मैं करवाऊंगा, धूमधाम से दुनिया देखेगी अलमीर सिकंदर की शादी। यारम ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। तो अलमीर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो लम्हों में सिमटी। आंखें हर तासुर से आरी हुई थीं। आंखों के सामने उस सांवली सी लड़की का अक्स लहराया था और लम्हा लगा था अलमीर सिकंदर के दिल को टूटने में। यारम उसे खामोश देख दूर हुआ तो अलमीर फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजा गया। अभी तो अपनी फिक्र कर बेटा, लाल मिर्च तेरे हिस्से में आई है, लगता है सारी जिंदगी पानी ही पीता रहेगा। अलमीर ने लब दबाते कहा तो यारम ने घूर कर उसे देखा। शट अप, वरना मुक्का मारकर आगे के सारे दांत तोड़ दूंगा। यारम ने हल्के हाथ से मगर उसे पेट में मुक्का मारा तो वो फौरन दर्द से नीचे झुका। जब सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, क्या हुआ अलमीर बेटा, ठीक है तू? दादो ने परेशानी से उससे कहा जो पेट पकड़कर झुका हुआ था। जी दादो, कुछ उल्टा सीधा खा लिया है इसने, लगता है पेट खराब हो गया है, मैं इसे कमरे तक छोड़कर आता हूँ। यारम ने उसकी पीठ पर हाथ रखते कहा तो अलमीर ने सीधा खड़े होते खूंखार नसों से उसे देखा। तू भी ना बेटा, क्यों उल्टा सीधा खाता है? कितनी बार कहा है बाहर का खाना मत खाया कर, अनहेल्दी होता है, मगर सुनता ही नहीं है दादो की। तो दादो ने उसकी फिक्र करते परेशानी से कहा तो अलमीर का दिल किया कि डूब के एक मुक्का उस खड़ूस इंसान के पेट में भी मार दे। दादो, यार मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप ही ना फौरन इमोशनल हो जाती हैं, अलमीर ने चिढ़कर कहा तो दादो ने मुंह बनाया। मीर भाई, ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर के चलते हैं। जियान ने उसे अभी भी पेट पर हाथ रखे देखा तो उसकी फिक्र में कहा, जबकि अलमीर ने उसे जवाबन जिन नजरों से देखा था जियान सिटपटाया था। जबकि उसकी हालत देख सब दबा दबा सा मुस्कुराए थे। छोड़ूंगा नहीं बेटा तुझे, तू फिक्र नहीं कर, अलमीर ने हल्की आवाज में यारम से कहा तो उसने मुस्कुराते सर अस्बात में हिलाया। दिन के बेहतरीन इख्तिताम के बाद वो मुस्कुराती अपने कमरे में आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी के इस कदर बदतरीन मराहिल से गुजरकर उसकी किस्मत उसे ये दिन भी दिखलाएगी। वो हिजाब उतार कर रखती, कपड़े बदल कर बिस्तर पर आकर लेटी थी और मुस्कुराती आंखों को बंद किया था। जब शुरू से लेकर अब तक के तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने आए थे। जब वो पहली बार उसकी गाड़ी से टकराई थी और वो उसके सामने आया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके वो कदम उसकी जिंदगी में रखे गए कदम होंगे। जब उसने ऑफिस में उसे पहली बार देखा था, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो अपने होने वाले हमसफर को देख रही है। उनकी हर छोटी बड़ी नोक झोंक और उनके हर झगड़े पर उसने कभी नहीं सोचा था कि यही वो शख्स होगा जो जाने अनजाने में उसके दिल में उतर जाएगा। लेकिन इन सब से बढ़कर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो खुद भी इस शख्स की मोहब्बत बन जाएगी। तो क्या वाकई वो शख्स उससे इतनी मोहब्बत करता था कि ज़ावियार सिकंदर ने डायरेक्ट उसे अपनी दस्तरस में लेने का फैसला किया था। ये सोचते शर्माते हानम ने अपना चेहरा तकिए में छुपाया था जब अपने फोन की आवाज पर वो अचानक चौंक कर उठ बैठी और फिर दाएं तरफ मुड़ते उसने फोन उठाया तो सामने जलाद लिखा था, जिसे देख हानम बेख्तियार मुस्कुराई और शर्मा कर पलकें आंसू पर गिराई। तो इन्हें सब फोन बज बज कर बंद हुआ तो वो हड़बड़ाई। अरे इतनी जल्दी बंद हो गया? हानम ने हैरान होते हुए फोन को देखा तो फिर फोन बज उठा तो उसने फौरन फोन उठाते कान से लगाया। हेलो, हानम ने हल्की आवाज में शर्माते हुए कहा। पता नहीं आज उसे इतनी शर्म क्यों आ रही थी। ये तुम मेरा फोन पहली बेल पर क्यों नहीं उठाती? तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर करती हो ना हानम आफिंदी। ज़ावियार ने फोन उठाते ही उस पर गुस्से से बरसात की तो वो जो शर्मा रही थी सारी शर्माहट भाड़ में झोंकते माथे पर बल डाल गई। मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगी भला, मैंने कौन से हल चलाने होते हैं? हानम ने भी उसे गुस्से में जवाब दिया। तो फिर तुम मेरा पहली बेल पर फोन क्यों नहीं उठाती? ज़ावियार ने अभी भी माथे पर बल डाले कहा तो हानम हड़बड़ाई। हाँ तो मुझे शर्म आ रही थी ना, फिर मैं कैसे वो सवाल का जवाब देती। जल्दी जल्दी में सच बयान कर गई थी कि ज़ावियार जो माथे पर बल डाले हुए था उसकी बात पर आहिस्ता आहिस्ता वो बल समेटे मुस्कुराया था। शर्म क्यों आ रही थी? ज़ावियार ने जानकर संजीदा लहजे में पूछा तो हानम के दिल ने रफ्तार पकड़ी थी। मेरा मतलब है मैं सो रही थी और मैं थक गई हूँ इसलिए, हानम हड़बड़ाकर बोली। तो ज़ावियार ने हंसते हुए सर झटका।
कि हानम के लब भी खुद ब खुद मुस्कुराए। तैयारी पकड़ लो हानम आफिंदी, सिर्फ 3 दिन बाद तुम हानम जावियार सिकंदर बन जाओगी। जावियार ने मसरूर होते उसके नाम के साथ अपना नाम लगाया तो हानम भी गहरा मुस्कुराती आंखें बंद कर गई थी। हाँ, इस मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, जावियार ने लब दांतों तले दबाते अपने रूम की गैलरी में खड़े होते हुए कहा तो हानम झटके से आंखें खोल दी, हैरानी से इधर उधर देखने लगी और फिर फोन को देखने लगी। आपको कैसे पता चला मैं मुस्कुरा रही हूँ? हानम ने मशकूक लहजे में पूछा तो जावियार ने मुस्कुराते सर नफी में हिलाया। सिली गर्ल, मुझे सब पता है, मेरी दसरस में आऊंगी तो बताऊंगा कि किस कदर इस मुस्कुराहट ने जावियार सिकंदर के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। जावियार की बात पर हानम के दिल की धड़कनें बढ़ीं तो वो बेसाख्ता दिल पर हाथ रखती आंखें बंद किए मुस्कुरा दी। फिर मुस्कुरा रही हो? जावियार ने कहा तो वो परेशान होती अपने होठों पर हाथ रख गई। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही। हानम ने कतई तौर पर इनकार किया तो जावियार के माथे पर बल आए। झूठ नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुस्कुरा रही हो, जावियार ने संजीदा लहजे में कहा तो हानम की मुस्कुराहट पल में उसके लहजे पर सिमटी। दोनों के बीच चंद लम्हे खामोशी रही जिसे जावियार ने तोड़ा। अब अपनी आंखों पर जुल्म मत करना, वरना 3 दिन बाद हर चीज का बदला लूंगा, जावियार ने अब की बार मुस्कुराते लहजे में कहा। इन्हें रोने पर मजबूर करने वाले आप ही थे, गब्बर सिंह कहेंगे, हानम ने माथे पर बल डालते कहा तो जावियार ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते अपने लहजे को जरा सर्द किया। क्या कहा? गब्बर सिंह? जावियार की संजीदा आवाज सुनते हानम फिर माथे पर परेशानी से बल डाल गई। ज्यादा रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है आप बार बार मुझे डराने के लिए ऐसी भारी आवाज निकालेंगे तो मैं डरकर खामोश हो जाऊंगी? मैं हानम आफिंदी हूँ, अच्छे अच्छों को गधों की सैर करवा देती हूँ। हानम अपनी टोन में आते गुस्से से बोली तो जावियार की भवें भी तनी। व्हाट? गधों की सैर? जावियार ने हैरत और गुस्से की मिलीजुली कैफियत में कहा। जी हाँ, गधों की सैर। हानम हूँ मैं, कोई आम लड़की नहीं हूँ, हानम ने गर्दन अकड़ाते कहा तो जावियार ने गुस्से से मोबाइल को ऐसे घुरा जैसे वो हानम ही हो। तुम नहीं सुधर सकती, रोमांस में तुम गधों घोड़ों को ले आती हो बीच में, जावियार ने जिद होते हुए कहा तो हानम का मुंह हैरत से खुला। अरे कौन सा रोमांस? जरा याद करें, आप डांट रहे थे मुझे, बल्कि रोब झाड़ रहे थे, और मैं ऐसी ही हूँ। अभी भी 3 दिन है, सोच लें, हानम ने इतराते हुए कहा तो जावियार ने भी समझते हुए सर हिलाया। हाँ ठीक कह रही हो, अभी भी 3 दिन है, सोच लेना चाहिए मुझे अच्छी तरह। मलीशा भी वैसे इतनी बुरी? खामोश, जावियार अभी बोल ही रहा था कि हानम ने नम लहजे में उसे टोका। आपके नाम से जुड़ने जा रही हूँ, किसी तीसरे का नाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। हानम के भीगे लहजे को महसूस करते जावियार ने मुस्कुराते अपना माथा मसला। बस अब रोना मत शुरू कर देना, यूं रोना धोना तुम्हारा स्टाइल नहीं है, और वैसे भी जब तुम रोती हो तो मुझे हंसी आ जाती है। जावियार ने जानकर उसे आग लगाई तो वो फिर गुस्से में आई। ज्यादा हंसी आ रही है ना, तो फिर रात भर आराम से हंसते रहें, अल्लाह हाफिज। वो हेलो हेलो करता रहा जबकि हानम ने गुस्से से कहते फोन बंद किया और मोबाइल को साइलेंट पर लगाती मुस्कुराते बिस्तर पर गिरती आंखें बंद कर गई। अर्शिया अभी तक आनी के साथ उनके रूम में थी, कपड़े भी उसने अब तक तब्दील नहीं किए थे। आनी, यारम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं तो हर कोशिश करती हूँ, आपको पता है उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने कैरियर को छोड़ना होगा अगर मुझे ये रिश्ता कायम रखना है, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं उसके अलावा कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए, लेकिन अपना कैरियर, ये तो मेरा ख्वाब है। वो पुरस्कुच लहजे में उनके साथ बैठी उन्हें अपनी परेशानी से आगाह कर गई थी, जो खुद भी उसके साथ बैठी बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। बेटा, वो तुमसे नहीं चिढ़ता, तुम्हारे काम से चिढ़ता है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें समझ आए कि यारम बहुत मुख्तलिफ इंसान है। उसने अपनी जिंदगी बहुत सादा गुजारी है, बहुत इज्जत के साथ। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। इसी तरह उसने हमेशा यही चाहा कि यूं उसका वो हमेशा उसका रहे, साथ पर्दों में रहे, ढका छुपा रहे। सना बेगम उसे समझाते हुए खुद भी माजी की यादों में गुम हो गई थी, लेकिन उसे कभी वो नहीं मिला जो उसने चाहा है। ना जाने उसकी किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलती है, लेकिन उसने हमेशा जैसा चाहा वैसा कभी हासिल नहीं किया। आनी की बात सुनते अर्शिया भी पुरसोच अंदाज में इन्हें देखती
ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گئی، جن کی آنکھیں اب نم ہو گئی تھیں۔ بیٹا، یارم بہت غیرت مند انسان ہے، اور پھر عورت تو نام ہی عزت کا ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کو 7 پردوں میں رکھے کہ اس کے علاوہ کوئی مرد اس پر نگاہ نہ ڈالے، اور جو تم کام کرتی ہو اس کام کی کیا نوعیت ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے جیسا یارم چاہتا ہے۔ آنی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے سمجھایا، جو خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ تمہیں مردوں سے ملنا پڑے گا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات تمہارا کام۔ یہ تصویریں تو دنیا دیکھے گی، تو تم مجھے خود بتاؤ، اب تک جس یارم کو تم جانتی ہو، وہ یارم کبھی چاہے گا کہ اس کی بیوی یہ سب کرے؟ ثنا بیگم نے عرشیہ سے سوال کیا تو وہ سر جھکا گئی، نہ جانے کیوں، لیکن آج اسے عجیب سی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہی، سب کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے، میں بس تمہیں یارم کا نظریہ سمجھا رہی ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے چڑھتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ تم سے نہیں چڑھتا، تم تو اتنی اچھی ہو کہ مجھے اور حانم کو پہلے دن سے پیاری ہو گئی۔ آخری الفاظ ثنا بیگم نے اس کے گال پر پیار کرتے کہا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ تو کیا اگر میں اپنا کام چھوڑ دوں گی تو یارم مجھ سے محبت کرنے لگیں گے؟ عرشیہ نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ بیٹا، تم دونوں اب میاں بیوی ہو، کچھ اس کو اپنے رنگ میں ڈھال لو اور کچھ تم اس کے رنگ میں ڈھل جاؤ، اور پھر دیکھنا محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ثنا بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسے ان دونوں کے رشتے کے بارے میں گہرائی سے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ یارم اپنی ویرانیوں کو بھول کر عرشیہ کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے، جبکہ عرشیہ بھی ان کی باتوں میں گم اپنی محبت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ اس رشتے کو ختم کر سکتی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ بات تو وہ خود بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ دونوں کی شادی کسی اور طور پر ممکن نہیں تھی۔ شاید یہ قسمت نے ایک موقع دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ہو گئے تھے، لیکن آگے کس طرح بڑھنا یہ انہیں خود طے کرنا تھا۔ آج وہ دل پر پتھر رکھ کر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آپ فکر مت کریں آنی، ہماری قسمت ہمیں یہاں تک لے آئی ہے، آگے ہم اب خود بڑھیں گے۔ عرشیہ بامشکل مسکرا کر بولی تو ثنا بیگم نے بھی اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ مجھے پتا ہے تم بہت سلجھی ہوئی اور اچھی لڑکی ہو، اس رشتے کو تم بہترین طریقے سے آگے لے کر بڑھو گی۔ کبھی کوئی بھی پریشانی ہو بلا جھجک میرے پاس چلی آنا، مجھے اپنی ماں سمجھنا۔ ثنا بیگم نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا تو اچانک اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، جسے وہ بمشکل نگلتی سر ہلا گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی اپنے کمرے میں پہنچی جہاں نیم اندھیرا تھا۔ ڈم لائٹس کی روشنی میں اسے نظر آیا تھا کہ یارم بستر پر لیٹا شاید سو رہا ہے یا سو چکا ہے۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اندر آئی اور دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا، اور ایک سنجیدہ نظر اس نے دوپٹے پر ڈالی جسے اس نے آج سلیقے سے اوڑھے رکھا تھا۔ مشکل ہوئی تھی لیکن وہ سنبھال گئی تھی۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتی سر جھٹک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا جو سینے تک کمبل تانے لیٹا تھا۔ قدم اس نے کبر تک بڑھائے تو وہاں دیکھ وہ بیزاری سے آنکھیں بند کر گئی۔ یہاں تو اس کا کوئی نائٹ سوٹ نہیں تھا جس میں وہ کمفرٹیبل ہو کر سو جائے۔ اس نے پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو ابھی بھی ویسے ہی لیٹا تھا۔ پھر لب دانتوں تلے دباتی وہ اس کی شرٹ نکالتے فوراً واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں شاور لے کر نکلتے وہ اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی اور پھر اسے دیکھا جو ابھی بھی چت لیٹا تھا، شاید وہ سو گیا تھا۔ سکون کا سانس بھرتی وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھتی، لوشن اٹھاتی، اچھی طرح چہرے پر ہاتھوں پر لگاتی، وہاں سے اٹھی اور ایک نظر بستر کو دیکھا اور پھر دوسری نظر صوفے کو۔ جب اسے رات کا منظر یاد آیا جہاں وہ کل اسے پٹک کر گیا تھا اور وہ پھر آدھی رات کو اس کے قریب جا کر لیٹ گئی تھی، یہ سوچتے عرشیہ کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی اور پھر آہستہ سے بستر پر بیٹھتی لب دبائے ایک نظر اس کو دیکھا جو اپنی نیلی آنکھوں پر پلکوں کا جال بچھائے سو رہا تھا۔ عرشیہ نے مسرور ہوتے اسے دیکھا اور اس کے تکیے کے قریب کوہنی ٹکاتے وہ اپنے ہاتھ پر سر ٹکاتی فرصت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے قریب تو وہ صرف اس کے سوتے ہوئے ہی آ سکتی تھی۔ وہ مگن سی اسے دیکھ رہی تھی جب یارم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اپنی نیلی آنکھیں اس کی سنہری آنکھوں میں گاڑی
तो वो आंखें फाड़े हड़बड़ाकर जरा दूर हुई। यारम ने संजीदा नजरों से उसका हड़बड़ाना देखा था और फिर उसे नीम रोशनी में गौर से देखा था, जो गीले बालों में उसकी शर्ट पहने उसके करीब बैठी थी। वो तो तब से जाग रहा था और उसे ही देख रहा था, जो उसके सोने का सोचते फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। और जब उसकी शर्ट निकालकर वो वॉशरूम में बंद हुई तो यारम के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। और जब वो बिस्तर पर आकर बैठी तो वो उसके करीब आना बखूबी महसूस कर चुका था। उसके शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू यारम के नथनों से टकराई थी और उसकी गर्म सांसें यारम चेहरे से टकराई थी। तो वो कैसे ना महसूस करता उसका इतना करीब होना। यारम ने एक अबरू उठाते उसे गौर से देखा और उठकर बैठा, जबकि अर्शिया का दिल तो इस अचानक हुई हरकत पर बौखलाया हुआ था, जो उसके चेहरे से भी नजर आ रहा था। क्या कर रही थी तुम? यारम ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए भारी आवाज में कहा। मैं वो चेक कर रही थी आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, लेकिन आप तो खामोशी से मुझे चेक कर रहे थे। अर्शिया सारा मलबा उसी पर डालते बेफिक्री से बोली तो यारम ने नजरें इधर उधर फेरते फिर उसके चेहरे को देखा। तुम बाज नहीं आओगी? क्यों पहनी है तुमने मेरी शर्ट? यारम ने उसकी बात को इग्नोर करते माथे पर बल डालते उसे देखा तो वो लब दबाते मुस्कुराहट रोक गई। अब मेरे पास कोई नाइट ड्रेस तो है नहीं और आप मेरे शौहर हैं, यहाँ कोई गैर तो है नहीं जो आप मेरे इस तरह कपड़े पहनने पर सवाल उठाएं। या तो मुझे कंफर्टेबल कपड़े ला कर दे जो मैं रात में पहनकर सो सकूं, और अगर नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, आपकी शर्ट मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल है। अर्शिया ने बेफिक्री से सारी बात कही, जबकि आखिरी बात अर्शिया ने यारम की आंखों में देखते मुस्कुराते हुए कही तो वो लाजवाब सा उसे देखे गया। मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो तुम? जाओ सोफे पर। यारम उसकी बात को इग्नोर करता फिर माथे पर बल डाले बोला तो वो कंफर्टर खुद पर दुरुस्त करती उसी के बराबर में बिना झिझक लेटी। ये कोई डेली सोप नहीं है कि हीरो बिस्तर पर सोएगा और हीरोइन सोफे पर। मैं यहीं सोऊंगी और अगर आपने मुझसे बहस की तो मैं आनी के पास जाकर सो जाऊंगी, फिर खुद ही जवाब दे दीजिएगा उन्हें। अर्शिया आराम से लेटते आंखें बंद करते हुए बोली तो यारम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। शराफत से उठो यहाँ से, उसे ऐसे ही लेटे देख यारम जरा गुस्से से बोला तो अर्शिया झट से आंखें खोलती कंधे उचकाती उठ गई, जबकि यारम उसके इतनी आसानी से मान जाने पर मशकूक नजरों से उसे देखने लगा, जो अब उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसे इस हुलिये में बाहर निकलते देख यारम फौरन से उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़ते अपनी तरफ खींचा, जो मुस्कुराती उसके गले में बाहों का हार डाल गई। यारम का दिल किया था इस लड़की का गला दबा दे, जो उसे जिच करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यारम उसे कभी जाने नहीं देगा, ऐसे बाहर इसलिए जानकर आराम से उठ बैठी थी। जान से जाओगी किसी दिन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, यारम चबा चबा कर बोला तो वो मुस्कुराती सर हिलाती उसके सीने पर सर रख गई, जिसे महसूस कर यारम जाम सा वहीं खड़ा रह गया। वो इतनी हिम्मत ना कर सका कि अर्शिया को हटा सके, जबकि वो उसके दिल के मुकाम पर सर रखती आंखों को बंद कर गई थी। जब यारम की बेढंग धड़कनों को सुनती वो मुस्कुराती उसके चेहरा देखने लगी, जो सुर्ख चेहरे के साथ उसी को देख रहा था। ये आपकी धड़कनें इतनी तेज क्यों दौड़ रही हैं? वो उसके सीने पर थोड़ी टिकाते उसकी आंखों में पिटपिटाती देखने लगी तो वो उसकी नजरों से अपनी नजरें हटाता हिचकिचाया और अपने हाथ ऊपर ले जाता उसके बंधे हाथों को खोलने लगा, जो मजबूती से बांधती दांतों की नुमाइश करती उसे छेड़ रही थी। यारम ने उसे मसनई गुस्से से देखा, जो मुस्कुराती ढीठों की तरह उसे देख रही थी। तुम हट रही हो या मैं तुम्हारी इस नन्ही सी जान को ये बताऊं कि धड़कनें बढ़ाना किसे कहते हैं? यारम ने संजीदा लहजे में उसे कमर से थामते करीब करते कहा तो वो उसकी बातों पर ले जाती अपने हिसार को कमजोर करती उसके कंधों पर हथेली टिका गई। छोड़े। अर्शिया ने हल्की आवाज में उसकी नीली आंखों में देखा, जो उसका शर्माता चेहरा देखता उसकी आंखों की गहराई में डूबा था। वो बेफिक्री से उसकी आंखों में देखता नासमझी से बोला तो वो मुस्कुराती यारम का ये रूप देखती नजरें झुका गई। छोड़े मुझे।
अर्शिया ने जरा तेज आवाज से कहा तो वो जरा भवें भींचते नासमझी से उसे देखता। समझ आने पर उसकी कमर से हाथ हटा गया। हटो, मुझे नींद आ रही है। यारम उसे परे करता जानकर जरा गुस्से में बोला तो वो दूर होते बिना आवाज की हंसती होठों पर हाथ जमा गई। वो बिस्तर पर जाकर उससे करवट कर लेटा और मुस्कुराता आंखें बंद कर गया। वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर सवार हो रही थी, अपनी हरकतों की वजह से, अपने बदले रवैये की वजह से, जो वो खास कर यारम सुल्तान के लिए कर रही थी, और वो अच्छी तरह समझ रहा था ये। अर्शिया अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाती बिस्तर पर ही आकर लेटी और पलटकर उसे देखा जिसने कोई सवाल नहीं किया था। वो मुस्कुराती आराम से बिस्तर पर लेटी और उसके करीब आते पीछे से अपना हाथ गुजारते उसके सीने पर हाथ रख गई। यारम ने आंखें खोलते हैरानी से उसे देखा और आंखें घुमाता उसका हाथ पकड़ते पीछे किया और चेहरा मोड़कर उसे देखा। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, पीछे होकर लेटो, यारम ने जानकर उखड़ लहजे में कहा तो वो मुंह बनाती जरा पीछे होकर लेट गई। यारम चेहरा मोड़ता अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाता आंखें बंद कर गया। श्याम घर में आया तो असफन और लिजा राना वहीं बैठे थे। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। वो अर्शिया को वहां नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी बात के आगे वो कुछ नहीं कर सका था। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना डैड, तो भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा है। श्याम गुस्से में उनके करीब आता बमुश्किल अपने लहजे को काबू करते हुए बोला था कि असफन साहब ने हैरानी से उसे देखा, जो आज पहली बार उनसे इस टोन में बात कर रहा था। क्या हुआ है श्याम, कैसी बातें कर रहे हो? असफन साहब माथे पर बल डालते खड़े होते बोले तो लिजा बेगम भी परेशानी से खड़ी हूँ, जबकि बीजान भी पीछे खड़ी नम आंखों से श्याम को सुन रही थी। अर्शिया ठीक है श्याम? लिजा बेगम ने जरा परेशानी से पूछा तो श्याम तंजिया हंसते इन्हें देखने लगा। याद आ गया मॉम कि अर्शिया नाम की लड़की आपकी बेटी है। माफ करें और दूर रहें हमसे। आप दोनों ने कभी माँ और बाप का फर्ज निभाया ही कब है, इसलिए अब ये ढोंग करती हुई आप अच्छी नहीं लग रही। श्याम गुस्से से बोला तो वो दोनों हैरत से देखने लगे, जबकि असफन साहब के चेहरे पर नागवारी के तासरात छाए थे। बकवास बंद करो श्याम, क्या बोल रहे हो? असफन साहब सर्द आवाज में बोले तो श्याम ने इन्हें देखा जिनकी आंखें उसकी बदतमीजी पर सुर्ख हुई थी। हर लिहाज से सोच लिया था मैंने आप दोनों के बारे में, लेकिन अभी भी मैं इस स्टेज पर नहीं पहुंचा था कि आप लोग भी उन रवायती माँ बाप की तरह अपनी बेटी को इज्जत के नाम पर नीलाम करेंगे। श्याम ने अफसोस से कहा तो लिजा बेगम ने शर्मिंदगी से नजरें फेरी, जबकि असफंद गुस्से भरी निगाहों से उसी को देख रहे थे। आप जानती हैं जिससे हमने यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करी, वहां उसे कैसे देखकर आया हूं मैं, लेकिन आप लोगों को कौन सा फर्क पड़ता है? आप दोनों ने तो पैदा करके छोड़ दिया था हमें और डाल दिया था बीजान की गोद में, लेकिन बहुत अच्छा हुआ आपने हमें बीजान की गोद में डाला। कम से कम हमारी परवरिश तो अभी। श्याम गुस्से से बोल ही रहा था जब असफन साहब आगे बढ़े और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, जबकि लिजा बेगम भी नम सुर्ख आंखों से श्याम को देख रही थी। वो तो कभी इस तरह नहीं कहता था और आज वो बदलिहाजी का हर बंद तोड़ गया था, जबकि बीजान भी अपने होंठों पर हाथ रख गई थी। आंसुओं से चेहरा भीग गया था। श्याम का चेहरा एक तरफ ढलका था जब उसकी हेजल ब्राउन आंखें हद दर्जा सुर्ख हुई थी। अपनी हद में रहो, तुम्हें लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा किया इसलिए कि तुम एक दिन अपने ही माँ बाप से बदतमीजी करो और तुम उसे अच्छी परवरिश कह रहे हो। यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारी बीजान ने। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करना, उनसे बदतमीजी करना। असफन साहब गुस्से से धाड़े उस पर जिसने अपना ढलका चेहरा अभी भी नहीं उठाया था। जब उसकी नजर बीजान पर पड़ी जो किचन के बाहर खड़ी भीगे चेहरे से नफी में सर हिला रही थी, उसने सुर्ख नजरों से उन्हें देखा था और मुट्ठियां जब्त करते चेहरा उठाता उन्हें देखने लगा जो गुस्से से भिपरे हुए थे। इतने साल अगर खामोश था तो बीजान की परवरिश और अपनी बहन की वजह से ही खामोश था, लेकिन अब आपने हर हद पार कर दी है। आज मुझे अफसोस है कि आप मेरे माँ बाप हैं। श्याम गुस्सा जब्त करते अफसोस से नफी में सर हिलाता वहां से जा चुका था, जबकि असफंद राना बुरी तरह से पैर पटकते रह गए थे।
हाँ सफदर, यूनिवर्सिटी में जाकर उधम मचा दो। जिन लड़कियों की मैंने तस्वीरें भेजी हैं उन्हें हर हालत में उठाकर लाना है। अगर एक भी लड़की ना आई तो आज का दिन तुम्हारा मरण दिन बना दूंगा। वो अपनी गाड़ी की सीट से टेक लगाए, आंखें बंद किए मसरूर सा बोला और फोन सामने करते उस तस्वीर को देखते मुस्कुराया। रोहा खाबर कहाँ बचकर जा सकती हो तुम? शहरोज गाजी के जंगल से निकलकर जाने वाली तुम पहली औरत हो और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारा अंजाम करूंगा उफ, उसका सोचकर ही मुझे लुत्फ आ रहा है। वो मुस्कुराता हुआ फिर से आंखें बंद कर गया था। आज फिर मासूम लड़कियां उस दरिंदे की कैद में आने वाली थीं। अभी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स ऑफ होने ही वाली थी जब उसके आदमी जो नकाबपोश थे यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू की। चारों तरफ शोर शराबा मच गया था, चीखों पुकार अफरा तफरी थी हर जगह। जब माही जो अभी लाइब्रेरी से बाहर निकली थी ये सब आवाजें सुनती बौखलाई थी। उसका नाजुक दिल सीने में बुरी तरह धड़का था। वो आगे बढ़ी जब एक नकाबपोश की उस पर नजर पड़ी। वो डर कर कांपती अपनी जगह जम सी गई। वो नकाबपोश उसके करीब आया तो वो पीछे की तरफ भागती हुई दौड़ लगा गई। जब किसी लड़की से टकराकर वो जमीन पर गिरी, आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ था। उसकी खौफनाक शक्ल देख उसका दिल बंद होने लगा था। वो नकाबपोश उसके करीब बढ़ता उसका हाथ पकड़ने ही वाला था जब किसी ने उसके दिमाग पर फायर किया। माही की होलनाक चीख निकली थी। उस आदमी की लाश देख वो सदमे में आ गई थी। जब किसी ने माही के साख्त वजूद को उठाया, लाश देख लोग मजीद बौखला गए थे। लेकिन वो शख्स माही को उठाता, कॉरिडोर से गुजरते एक खाली क्लासरूम में लेकर आता, दीवार से लगाता, दरवाजे को बंद कर गया था। वो बुरी तरह बौखलाते हुए इस शख्स के साथ घसीटती हुई आई थी जबकि वो हलक फाड़ चीख रही थी, लेकिन जिसने उसका हाथ थामा था वो उसे लाकर अंधेरी क्लासरूम में बंद कर गया था। माही के वजूद को दरवाजे से लगाते उसने उसे अपने घेरे में लिया और दरवाजे पर बने छोटा चकोर शीशे से बाहर की तरफ देखने लगा जहां ऊधम मचा था। माही ने अपनी मीठी आंखें खोलकर अपने पर साया फगन किए शख्स को देखा जो ब्लैक हुडी में था, चेहरे पर मास्क लगा था। माही ने हैरानी से उसकी काली स्याह आंखें देखी थीं जिनमें गुस्सा था, वहशत थी कि माही के रोंगटे खड़े हुए थे। छोड़े हमें, माही कांपती आवाज में बोली थी कि उस शख्स ने उसके लफ्जों पर चौंकते हैरानी से माही की काली स्याह आंखों में देखा था। उसकी मासूम आंखों में अपनी वहशतनाक आंखें गाड़े वो हैरानी से उसे देख रहा था। जब माही को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी, उसे इस कदर खौफ आ रहा था, वो मासूम जान डरकर कांपती हुई उसकी बाहों में झूल गई थी।